हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चारुमोगा इंस्पायर्स। आज का ये स्पेशल वीडियो स्पेशल डिमांड पे क्लास 10th के लिए कि मैम पोएटिक डिवाइसेस नहीं आते, लिटरेरी डिवाइसेस क्या हैं पोइम्स के, इतनी सारी पोइम्स हैं, कौन सा लिटरेरी डिवाइस आएगा, क्या हम करेंगे। क्योंकि अब सीबीएसई ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है रिगार्डिंग एग्जाम्स। यू कैन नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। इसके लिए आप सब लोगों की एक बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए रिलेटेड टू एनीथिंग दैट कैन कम। आपका फर्स्ट एग्जाम है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। इस वीडियो के थ्रू सारी की सारी पोइम्स के लिटरेरी डिवाइसेस को मैंने कवर अप किया है। जिन बच्चों को पोइटिक डिवाइसेस क्या होते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं, उनके मीनिंग्स क्या हैं, ये सब चीज़ें इस वीडियो में समझाएंगे राइट फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड। बी देयर इन दिस वीडियो और अच्छे से अपनी नोटबुक पे लिखते जाएं, अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखें और लाइंस को मार्क करें, वहाँ पे लिटरेरी डिवाइस लिखें ताकि आपको रिटेन हो। क्योंकि जो आप रेफरेंस बुक्स वगैरह भी यूज़ करते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस गिवन नहीं है। बहुत सारे न्यू पोएटिक डिवाइसेस हैं जो इस वीडियो के थ्रू आपको सब कुछ क्लियर होंगे। सो बी इन दिस वीडियो, be right from the beginning till the end and go through each and every line that I have discussed। पहले लिटरेरी डिवाइसेस को समझें क्या होता है, उनके मीनिंग्स क्या होते हैं, उसके बाद ही करें। क्योंकि आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। अगर मीनिंग ही नहीं पता होगा क्वेश्चन का तो यू कैन नॉट टेल द आंसर। सो बी देयर इन दिस वीडियो। चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लिटरेरी डिवाइसेस और सबसे पहले हम बात करते हैं मेटाफर की। मेटाफर बहुत सारी पोइम्स में है। आगे मैं आपको सिमिली भी कराऊंगी और अभी दोनों को एक्सप्लेन करूंगी, बाद में मैं सिमिली को फिर से एक्सप्लेन करूंगी। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जहां पे हम कंपैरिजन देखते हैं किसी चीज का किसी चीज के साथ में, लेकिन वहां पे लाइक और एज वर्ड यूज नहीं होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि फॉक पोई में फॉक्स कम ऑन लिटिल कैट फीट, फॉक को कंपेयर किया गया है कैट के साथ में, लेकिन ये नहीं कहा कि फॉक इज लाइक अ लिटिल कैट। अगर इज लाइक अ लिटिल कैट हम कहते हैं तो वो बन जाता है सिमिली। तो मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज अ कंपैरिजन जहां पे विदाउट एज और लाइक को यूज किए हुए पोइट किसी चीज का किसी से कंपैरिजन कर रहा है, उसको हम कहते हैं मेटाफर। सेकंड आता है एंजाममेंट। एंजाममेंट क्या होता है कि जब कोई भी पोइट शुरू कर रहा है पोइट्री को और वो नेक्स्ट लाइन तक पहुंच रहा है विदाउट यूजिंग एनी कॉमा, तो कोई पॉज नहीं ले रहा, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज कर रहा, दैट इज कॉल्ड एज एंजाममेंट। एग्जाम्पल, it sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves out। और ये फिर से फॉग की बात की है यहाँ पे, विदाउट यूजिंग एनी कॉमा पोइट एकदम से नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज एंजाममेंट। आगे हम चलते हैं पर्सोनिफिकेशन की तरफ। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब किसी नॉन लिविंग थिंग को लाइफ लाइक क्वालिटी मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन। लाइक आई से द सन बरी इट्स फीट। अब यहाँ पे सन जो है वो हम लोग स्काई में देखते हैं, आसमान में देखते हैं। हमने कभी ये तो नहीं देखा कि सन अपने फीट को बरी कर रहा है इन द सैंड। तो ये क्या हो जाता है, हम नॉन लिविंग थिंग को एक लाइफ लाइक क्वालिटी दे रहे हैं, उसको जिंदा एक इंसान जैसा बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। फिर से बताती हूँ, अगर कहते हैं द क्लाउड वॉज क्राइंग, द क्लाउड जो है वो नॉन लिविंग थिंग है और वो इंसान रोते हैं, अपनी इमोशंस को दिखाते हैं, बट वी कैन नॉट सी द क्लाउड क्राइंग। बट यस, अगर आप पोएटिक फॉर्म में देखें तो व्हेन इट रेन्स so दैट मीन्स द क्लाउड इज क्राइंग। अब आते हैं राइमिंग स्कीम की तरफ। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट प्रोबेबली आएगा राइमिंग स्कीम का। अब बच्चों, आपको कैसे पता लगेगा कि राइमिंग स्कीम कैसे है? देखिए, जब आपने छोटे होते एक पोइम पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। अब देखिए फर्स्ट टू लाइन, स्टार, आर, स्काई, हाई, जो लास्ट टू वर्ड्स एक फर्स्ट टू लाइंस के मिल रहे हैं आपस में, तो वो उसको बोलते हैं राइमिंग स्कीम। फर्स्ट टू लाइन के मिले, लाइक आर स्टार आर,
तो वो क्या हो गया ए ए। फिर हाई स्काई, वो क्या बन गया बी बी। ऐसे ही अगर नेक्स्ट टू लाइंस की आपस में राइमिंग स्कीम मिलती है उसको बोलते हैं सी सी। सो हर पोइम को जब भी कोई आपको राइमिंग स्कीम आती है इसी तरह से देखें कि किस लाइन में आपस में लास्ट की लाइंस की राइमिंग स्कीम मिल रही है, तो उसको बोलते हैं राइमिंग स्कीम। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं फायर एंड आइस की, वहां की राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी, ए बी, सी बी सी। ए की राइमिंग स्कीम डिफरेंट है, बी की डिफरेंट है, ठीक है। ए की फिर मिल रही है आपस में, बी की फिर डिफरेंट आ जाती है, उसके साथ कनेक्ट हो रही है जो सेकंड लाइन है, और सी बिल्कुल डिफरेंट है। फिर बी जो सेकंड लाइन सी के बाद आ रही है उसकी मिल रही है राइमिंग स्कीम, बी के साथ सेम जा रही है, और सी की उसके साथ मिल रही है जो पहले सी था। अब चलते हैं एनाफोरा की तरफ। एनाफोरा क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ कंसेक्टिव लाइंस। जब कोई भी फ्रेज रिपीट हो रहा है बिगनिंग में, लाइक सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अब आप देख रहे हैं ये फ्रेज सम से फर्स्ट लाइन में भी रिपीट हुआ, सेकंड लाइन में भी, तो ये क्या हो जाता है एनाफोरा। अब आते हैं इमेजरी की तरफ। इमेजरी जो होती है बच्चे, इसको समझो पहले। इमेजरी का मतलब होता है जब कोई पोइट अपनी पोइम में कोई डिस्क्रिप्शन बता रहा है, कोई व्यू की बात कर रहा है, किसी की ब्यूटी की बात कर रहा है, तो आपको वो बता रहा है, लेकिन आप उस चीज को अपनी आंखों के सामने फील कर रहे हैं व्हाइल रीडिंग, दैट इज द इमेजरी। इमेजरी ऑडिटरी भी हो सकती है, इमेजरी विजुअल भी हो सकती है। वैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हर एक ऑर्गन की अलग अलग इमेजरी होती है, लेकिन आपके सिलेबस के कंटेक्स्ट में आपको दो ही इमेजरी आ सकती हैं। एक इमेजरी है विजुअल इमेजरी और सेकंड है ऑडिटरी इमेजरी। यहां मैं आपको विजुअल इमेजरी की बात करती हूँ। द ट्रीज इनसाइड्स आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। अगर आप पोइम पढ़ रहे हैं ट्रीज वाली, तो उसमें पोइट ने ये लाइन लिखी है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, तो आप ट्रीज को हिलता हुआ समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाता है विजुअल इमेजरी। आंखों के सामने आपके आ रहा है कि वो अपनी ब्रांचेस को मूव कर अपने हैंड्स को बाहर लेके जा रही है। अगर किसी पोइम में कुछ साउंड्स की आवाज सुनाई पड़ती है तो वो क्या बन जाती है ऑडिटरी इमेजरी। चलिए अब बात करते हैं सिमली की। सिमली इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड लिटरेरी डिवाइस दैट कम्स इन द एग्जाम। सिमली का मतलब है कंपैरिजन। किसी भी लाइन में आपको लाइक नजर आ जाए, एज नजर आ जाए, चाहे वो प्रोज हो या पोएम्स हो, तो समझ ले वो तो सिमली है, ठीक है। फिर आपको ज्यादा दिमाग खर्चने की जरूरत नहीं है, इट इज सिंपल, सिंपल, इट इज सिमिली। अब जैसे आप ये लाइन देख सकते हैं, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। मून मिरर की तरह ब्रेक हो चुका हुआ है, सो हियर लाइक वर्ड हैज बीन यूज्ड, सो इट इज अ सिमिली। अब आते हैं एलिट्रेशन। ये भी एग्जाम में आजकल बहुत आ रही है एलिट्रेशन, एंड इट इज वेरी इजी फॉर यू ऑल टू फाइंड आउट। देखिए हमारे जो फर्स्ट 5 वाउल्स होते हैं और बाकी जो बचते हैं लेटर्स इंग्लिश में वो हो जाते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। जैसे ए ई आई ओ यू क्या हुआ वाउल्स, बाकी जो बचे सी डी एफ जी एच एंड सो ऑन, सो ये क्या बन जाते हैं कॉन्सोनेंट। तो जब कोई टू कॉन्सोनेंट का साउंड मिल रहा है आपस में, याद रखें साउंड मिलना चाहिए कॉन्सोनेंट का, तो वो होता है एलिट्रेशन। लॉन्ग लेटर्स इकट्ठा आ रहा है एल एल, तो दैट बिकम्स एलिट्रेशन। स्काई स्टिल स, तो दैट इज अगेन एलिट्रेशन, क्योंकि दोनों कॉन्सोनेंट भी है और इनका साउंड भी मिल रहा है। लीव्स एंड लिचन ल साउंड भी मिल रहा है और मोर ओवर ये कॉन्सोनेंट भी है, सो ये बन गया एलिट्रेशन। अब चलते हैं हम एसोनेंस की तरफ। रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड इन अ नियर बाय वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल रेपिटेशन मीन्स अगर आप वाउल साउंड को रिपीट कर रहे हो नियर बाय वर्ड्स में, तो वो हो जाता है एलिट्रेशन। जैसे कि यहाँ आई साउंड को रिपीट किया गया, आई क्या है वाउल साउंड, ठीक है। आई थिंक आई लिव विद एनिमल्स, आई आ गया, आई थिंक आई लिव, लिव में भी आई आ गया, एनिमल्स में भी आई आ गया, तो ये वाउल साउंड रिपीट हो रहा है बार बार, दैट इज कॉल्ड एज इट एसोनेंस। नेक्स्ट कम्स रेपिटिशन। यहाँ बच्चे ना बड़ा कंफ्यूज कर लेते हैं अपने आप को, उनको एसोनेंस और रेपिटेशन का मालूम नहीं पड़ता है। रेपिटेशन का मतलब होता है बेटा जब कोई वर्ड या कोई फ्रेज मल्टीपल टाइम्स एक ही लाइन में यूज हो रहा है या पोइम में यूज हो रहा है, या पोइट उस पे एम्फोसिस कर रहा है, स्ट्रेस कर रहा है, दैट बिकम्स रेपिटेशन। लाइक बॉल
पोइम द बॉल, पोइम में बॉल का नाम कितनी बार पोइट ने लिया है पोइम में, सो दैट बिकम्स द रेपिटेशन। आप घबराएं नहीं, एक एक पोइम को बाद में मैंने एक्सप्लेन किया है, हर एक पोइम की आपको आगे जाके बताया है कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस है उनमें। पहले आप इनको समझें, इनका मतलब क्या होता है, क्रैमिंग थोड़ा ना करना है। एजुकेशन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट अबाउट क्रैमिंग एट ऑल। अब चलते हैं इन्वर्जन की तरफ। इन्वर्जन एक ऐसी पोएटिक टेक्निक है जहां पे नॉर्मल वर्ड ऑर्डर को रिवर्स किया जाता है। नॉर्मल वर्ड ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल शुक डाउन ऑन मी, ठीक है। अब नॉर्मल ही ये लिख सकते हैं, जैसे डस्ट ऑफ स्नो में से ये लाइन ली गई है, ये आप लाइन कह सकते हैं ही शुक डाउन ऑन मी, लेकिन यहाँ पे शुक डाउन ऑन मी उल्टा बनाया गया है, राइट, सेंटेंस की रिवर्स के ऑर्डर में लिखा गया है। इट इज नॉट रिटन इन अ वेरी स्ट्रेट वे ऑर्डर, जिसको कि हम एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ देखें, ऑब्जेक्ट जो है वो बन जाता है सब्जेक्ट, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट, मी बन गया ऑब्जेक्ट। जब भी किसी सेंटेंस में कोई वर्ड्स को रिवर्स किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। अब चलते हैं एल्यूजन की तरफ। ये एक ऐसा रेफरेंस है जहां पे हम बात कर रहे हैं किसी पर्सन की, प्लेस की, इवेंट की, या कोई लिटरेरी वर्क की। एग्जाम्पल रैपुंज़ल, जो कि एक अमांडा पोइम में यूज किया गया, ये रेफरेंस है। जब भी कोई पोइम में किसी पुराने लिटरेरी फिगर की, हिस्टोरिकल फिगर की बात की जाए, रेफरेंस ली जाए, कोई फेरी टेल में से कोई हिस्ट्री का कोई कैरेक्टर उठा के कोई पोइट उनके बारे में बात करता है, सो दैट इज कॉल्ड एज एन एल्यूजन। ये याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रैपुंज़ल का जरूर एग्जाम्स में आता है, question what a literary device has been used over here, तो remember it is allusion and it is very very important। आगे हम चलते हैं पोएटिक लाइसेंस। दिस इज देयर इन द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, ठीक है। अब वहां पे अगर क्वेश्चन आता है टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन में विच राइमिंग स्कीम हैज बीन यूज्ड हियर, तो आप लिखेंगे नो राइमिंग स्कीम। क्यों? क्योंकि पोएटिक लाइसेंस का मतलब क्या होता है, जब पोएट कोई पोएम लिखता है तो वो नॉर्मली कैसे लिखता है, जैसे बचपन में उनको सिखाई जाती है कि जो लास्ट टू वर्ड्स हैं उनकी राइमिंग स्कीम मिलनी चाहिए। लेकिन पोइट्री एक ऐसी चीज है जहां पे पोइट्स को लाइसेंस मिला होता है कि वो बगैर राइमिंग स्कीम के भी पोइम लिख सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अ पोइटिक लाइसेंस। जैसे कि हम देखते हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन में रियालियो ट्रालियो, ठीक है, ये एक लाइन यूज की गई है और इसमें कोई भी सेंस से निकल रही कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ पोइटिक लाइसेंस। आगे हम चलते हैं रिफ्रेन की तरफ। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, repetition of a phrase or a sentence throughout a poem for emphasis। जब कोई चीज को रिपीट किया जाता है, कोई फ्रेज को रिपीट किया जाता है इन द पोएम, एम्फेसिस डाला जाता है, लाइक एंड रियालियो ट्रालियो इन द टेल ऑफ कस्टर्ड लाइन, कस्टर्ड टेल द ड्रैगन। से यहाँ पे रिफ्रेन का मतलब है कि किसी भी चीज को रिपीट करते जा रहे हैं। आप रिफ्रेन भी कर सकते हैं, आप रेपिटेशन भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। अब चलते हैं कॉन्सोनेंट्स की तरफ। रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट को याद रखें, जब किसी सेंटेंस में कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सोनेंट। एग्जांपल हिज फैंग्स हिज क्लॉज, यहाँ पे एस साउंड को रिपीटेडली यूज किया गया है, सो दैट बिकम्स ए कॉन्सोनेंट। तो देखें ए ई आई ओ यू तो वाउल बन गए, बाकी जो वर्ड्स बचे वो बचे कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पे एस क्या है, कॉन्सोनेंट, उसका रिपीटेडली यूज किया गया इस लाइन में, तो दैट बिकम्स कॉन्सोनेंट्स। आगे चलते ओनोमोटोपिया, दिस ऑल्सो कम्स इन द एग्जाम्स टू मच। ओनोमैटोपिया, इसके स्पेलिंग्स लर्न कर ले ब्रेक करके, यू विल बी एबल टू लर्न इट। जब भी कोई नेचुरल साउंड हमें सुनाई पड़ता है पोएम में, लाइक स्नानिंग, चर्पिंग, ट्विटरिंग, तो ये क्या है, ये बन जाता है ओनोमोटोपिया। नेचुरल साउंड की जब बात की जाती है किसी पोएम में, दैट इज द ओनोमोटोपिया। अब आते हैं ऑक्सीमोरॉन, दिस ऑल्सो कम्स इन एग्जाम, बहुत आता है। ऑक्सीमोरॉन का मतलब है जब टू कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स को यूज किया जाता है टुगेदर, इकट्ठे हम यूज करते हैं दो कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स को, जिसको कि हम ऑपोजिट कहते हैं, तो दैट बिकम्स ऑक्सीमोरॉन। एग्जांपल क्वाइट रेज, टाइगर इन द जू में हम कहते हैं क्वाइट रेज,
एक तरफ इंसान चुप है, एक तरफ उसको टाइगर को गुस्सा भी आया। रेज का मतलब क्या, गुस्सा, और गुस्सा इंसान बोल के ही बताता है, लेकिन यहाँ गुस्से को खामोशी के साथ रिलेट किया गया है, क्वाइटनेस के साथ। तो दीज आर टू कॉन्ट्ररी वर्ड्स यूज्ड टुगेदर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन ऑक्सीमोरॉन। अब चलते हैं एजिडेंटन की तरफ। इसका मतलब क्या है, ओमिशन ऑफ कंजंक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जब हम कोई चीज को, ओमिशन मींस रिमूव करते हैं, कोई भी कंजंक्शन को रिमूव करते हैं इन अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, लाइक अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। कोई भी कंजंक्शन एंड बट कुछ यूज नहीं किया हुआ, तो दैट बिकम्स द एसिडेंट। नेक्स्ट लास्ट वन कम्स ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है बेटा, ये भी बहुत एग्जाम में आजकल आ रहा है, इसको अच्छे से समझ ले। जब कोई एडजेक्टिव को ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम नाउन, तो जो उसको एक्चुअली डिस्क्राइब कर रहा है, दैट बिकम्स ट्रांसफर्ड एपिथेट। अगेन आई एम टेलिंग यू, जब व्हेन एन एडजेक्टिव इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द नाउन, एडजेक्टिव को हम नाउन से ट्रांसफॉर्म करते हैं, बट इट इज, वो एक्चुअली किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, किसी अलग नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे कि टेरिफाइड येल्प, यहाँ पे पर्सन क्या है, इंसान क्या है, वो टेरिफाइड है, नॉट द येल्प इटसेल्फ। येल्प की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं एक टेरिफाइड इंसान है, एक घबराया हुआ इंसान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एडजेक्टिव जो है वो ट्रांस की बात की है हमने, ठीक है, कि हम अनदर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी जिक्र नहीं किया गया, सो दैट इज ए ट्रांसफर्ड एपिथेट। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट पॉइंट, फॉग। चलिए फर्स्ट आता है मेटाफर। अब आप देखते हैं मेटाफर कौन सी लाइन में है। मैंने शुरू में भी आपको फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस समझाया था, जहां बात कर रहा है पोएट ऑन लिटिल कैट फीट की। उस लाइन में आप देखिए यहाँ फॉग को कंपेयर किया गया है कैट के साथ, सो दैट लाइन बिकम्स योर मेटाफर। अब नेक्स्ट चलते हैं इंजैममेंट की तरफ। अब यहाँ पे सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट लाइन में विदाउट यूजिंग एनी कॉमा, जहाँ पे बात कर रहा है सिट्स लुकिंग लाइक देन मूविंग ऑन। ये पूरी की पूरी लाइन बन जाती है इंजैममेंट। नेक्स्ट आती है बच्चा पर्सोनिफिकेशन। फॉग को इस पूरी पोइम में पर्सोनिफाई किया गया है, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग को लाइफ लाइक क्वालिटी दी गई है, सो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। जब हम पोइट देखते हैं, पोइट कहता है फॉग कम्स इट सिट्स, तो here fog becomes as a personification. Next आता है rhyming scheme. So this poem has got no rhyming scheme. This is in free verse. Free verse का मतलब है कि बिल्कुल ही without any rhyming scheme के, कोई भी A B B कुछ भी rhyming scheme नहीं यूज की है, that is called as a free verse. अब चलते हैं हम पोइम ट्रीज की तरफ। जब मैंने शुरू में आपको पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल बताई थी, तब ट्रीज की ही एग्जाम्पल ली थी, जहां पे लाइन आई थी सन बरी इट्स फीट। सन जो है नॉन लिविंग थिंग है, उसको लाइफ लाइक क्वालिटी दी गई है, तो हियर सन हैज बीन पर्सोनिफाइड, सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। आगे चलते हैं एंजायमेंट की तरफ। दैट मीन्स कि कोई सेंटेंस को कंटिन्यू किया गया है विदाउट यूजिंग एनी कॉमा। जो लाइन पढ़ती है यहाँ पे, द फॉरेस्ट दैट वाज टिल ट्रीज बाय मॉर्निंग, ये फर्स्ट और सेकेंड लाइन को कंटिन्यू किया गया है, सो दिस बिकम्स एंजायमेंट। अब आते हैं एनाफोरा। यहाँ पे एनाफोरा मीन्स repetition ऑफ द टू वर्ड्स और phrases। तो बिगनिंग ऑफ द टू लाइन्स जहाँ पे नो यूज किया गया है, दैट बिकम्स एनाफोरा। अब हम देखते हैं इमेजरी, जो कि है किनेस्थेटिक इमेजरी। किनेस्थेटिक मतलब का इसका मीनिंग क्या होता है, ये एक साइंटिफिक टर्म है जिसमें हम कहते हैं कि जब कोई एक्शन हो रहा है, पूरी की पूरी पोई में कोई देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि विजुअल इमेजरी जब हम किसी चीज को देख रहे हैं, ऑडिटरी इमेजरी जब हम कुछ सुन रहे हैं, किनेस्थेटिक होता है जब कोई एक्शन हो रहा है और वो इमेजरी की फॉर्म में आप उस चीज को फील कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, दैट बिकम्स kinesthetic imagery. लाइन कौन सी है, the trees inside are moving out into the forest, that is the kinesthetic imagery. अगर आप वहां imagery भी लिख देंगे तब भी आंसर करेक्ट ही होगा आपका। आगे चलते हैं बच्चे सिमिली की तरफ। Trees have been compared to patients like newly discharged patients, ठीक है। जो लाइन आती है like newly discharged patient, और मैंने कहा था आपको कि जब भी किसी लाइन में आपको as और like नजर आए तो बगैर सोचे समझे सिमिली मार्क कर दें, you will be correct. आगे चलते हैं एलिट्रेशन की तरफ। अब इसका मैंने आपको बताया था बहुत सारा एग्जाम है, और ये एलिट्रेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोइम की।
जहाँ पे फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है, फर्स्ट टू लेटर्स, या एक ही सेंटेंस में तीन चार कॉन्सोनेंट होते हैं और उनके साउंड्स सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, लाइक लॉन्ग लेटर्स फॉरेस्ट फ्रॉम स्काई स्टिल लीव्स एंड लिचन। पूरी की पूरी पोइम्स में ये काफी सारे अलिटरेशन है, इनको मार्क कर लें। फिर आता है सिमिली, द मून इज कंपेयर टू अ मिरर, तो मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, तो ये बन जाता है सिमिली। जब कंपैरिजन है अगेन यहाँ पे कि मून को कहा गया इट ब्रेक्स लाइक अ मिरर, ठीक है, मून को मिरर के साथ ब्रेक किया गया क्योंकि यहाँ पे लाइक वर्ड यूज हुआ है, सो दैट बिकम्स सिमिली। अब चलते हैं नेक्स्ट पोइम की तरफ, एनिमल्स। एनिमल्स में फर्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच आती है आपकी एजोनेंस। इसमें वाउल साउंड को रिपीट किया गया है, कौन सा है, आई थिंक आई लिव विद एनिमल्स, आई को रिपीट किया गया है, दैट इज अ वाउल साउंड, सो ये बन जाता है हमारा एजोनेंस। फिर चलते हैं रेपिटेशन की तरफ, यूज ऑफ द वर्ड लॉन्ग, ये बन जाता है आपका रेपिटेशन, ठीक है, बार बार वर्ड यूज हुआ लॉन्ग, तो दैट इज द रेपिटेशन, रिपीट किया गया इसको। अब आते हैं एनाफोरो की तरफ। एनाफोरो में आई वर्ड को टू स्टार्टिंग की टू कंसेक्टिव लाइंस में यूज किया गया है, सो दैट इज द एनाफोरा। अब चलते हैं मेटाफर की तरफ, जिसमें इनर क्वालिटीज है ह्यूमन की, इनको रेफर किया गया है, कंपेयर किया गया है टोकन्स के साथ में, कंपैरिजन है विदाउट यूजिंग एज और लाइक, सो दैट इज द मेटाफर। अब चलते हैं राइमिंग स्कीम की तरफ, सो देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन एनिमल्स एज वेल। चलिए अब चलते हैं डस्ट ऑफ स्नो की तरफ। अब डस्ट ऑफ स्नो में सबसे पहले आता है इन्वर्जन, जहां पे हम देखते हैं हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, तो ही हैज गिवन माई हार्ट सेंटेंस नहीं गिवन है, यहाँ पे कोई भी राइमिंग स्कीम भी नहीं है और मोर ओवर कोई सेंटेंस की फॉर्मेशन नहीं है, सेंटेंस को रिवर्स करके यूज किया गया है, उसको उल्टा पुल्टा किया गया, दैट इज कॉल्ड एज एन इन्वर्जन। नेक्स्ट इमेजरी आती है पोएम में, कौन सी लाइन है यहाँ पे, shook down on me the dust of snow the way a crow, ये सब इमेजरी है, विजुअल इमेजरी, जिसको कि हम मेंटली अपने दिमाग में देख सकते हैं। देन कम्स एजोनेंस, shook down on me, ओ साउंड को बार बार रिपीट किया गया है इसमें, shook में, डाउन में, ऑन में, सो दैट इज द एजोनेंस, दैट इज द वाउल साउंड। एंजाममेंट कहाँ आ रही है, कोई भी कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, तो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, सो ये क्या बन जाता है, एंजाममेंट, ठीक है, कोई कॉमा के बगैर ही सेंटेंस कंटिन्यू होता है, दैट बिकम्स एंजाममेंट। नेक्स्ट कम्स एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है बच्चे, जहाँ पे रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड होता है। अब हम देख सकते हैं हैज गिवन माई हार्ट, एच एच हैज बिन रिपीटेड, हैज का एच और हार्ट का एच, एंड सेव सम पार्ट, एस एस अगेन कॉन्सोनेंट साउंड है, ये भी रिपीट हुआ है, सो दैट बिकम्स एलिट्रेशन। फिर आता है राइम स्कीम, क्या है इसकी, ए बी सी डी, ठीक है। देन कम्स मेटाफर। अब यहाँ पे मेटाफर होता है कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज, सो मेटाफर भी यूज किया है क्योंकि जहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो, तो ये कंपैरिजन किया गया है डस्ट ऑफ स्नो का, तो दैट इज द एलिट्रेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं, सेम पोइम में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो दैट इज आई एम डिस्कसिंग हियर सिंबोलिज्म, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस नहीं किया था क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं था वहां पे डिस्कस करना, यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूंगी पोइम के कंटेक्स्ट में। सिंबॉलिक मीनिंग का मीनिंग बच्चे होता है जब किसी चीज को पोइट डीपर मीनिंग से सिग्निफाई कर रहा है, लाइक क्रो, क्रो क्या सिग्निफाई करता है, उसका डीपर मीनिंग क्या है, ग्लूम मतलब सैडनेस। क्रो का मीनिंग इस पोइम में बैड लक भी है या अनएक्सपेक्टेड चेंज भी कह सकते हैं, सो दैट इज वाई कोई लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, वो क्या सिंबलाइज कर रही है, उसका डीपर मीनिंग क्या बता रहा है पोइट, सो दैट बिकम्स द सिंबोलिज्म। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीज, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नेगेटिविटी, सॉरो और पेन। फिर डस्ट ऑफ स्नो क्या सिंबलाइज कर रही है, होप और ट्रांसफॉर्मेशन एंड अ पॉजिटिव शिफ्ट इन मूड। ये सारे के सारे जरूर लिख लें, ये एग्जाम में आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन कि या 3 मार्क्स का आ सकता है। what does the crow symbolizes, what does the dust of snow symbolizes, तो इसको आपको expand अपनी लैंग्वेज में खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है, इसको लिख लें यहाँ पे अपनी नोटबुक के ऊपर या बुक के ऊपर। फिर हम देखते हैं कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मैंने आपसे पहले डिस्कस नहीं किया था, इसका मतलब होता है जब कोई टू ऑपोजिट आइडियाज को डिस्कस किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है, लाइक हैमलॉक ट्री, यहाँ पे हैमलॉक ट्री जो है ये नेगेटिवली
एक सिंबलाइज कर रहा है और पॉजिटिवली भी ये चेंज ऑफ मूड को सिंबलाइज कर रहा है। क्रो सिंबलाइज करता है इनऑस्पिशियस। चलिए अब नेक्स्ट जो था हम कर रहे थे क्रो। क्रो इज कंसिडर्ड एज इनऑस्पिशियस, सो ये क्या लाता है, इट डजंट ब्रिंग जॉय। ऑस्पिशियस होता तो अच्छी खुशी लेकर आता, बट ना हियर। द कंट्रास्ट ऑफ डार्क हैज आल्सो बीन कमिटेड कंसिडर्ड ओवर हियर। क्रो एंड हैमलॉक, जो एक ट्री है वो, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि वो पोइट के मूड को चेंज करता है। सो दिस इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट। सो ये चीजें जरूर नोट डाउन कर लें बेटा आप लोग। आगे आते हैं हम फायर एंड आइस की तरफ। एसोनेंस यहाँ पे आ रहा है बच्चे, repetition of vowel sound, I hold with those who favor fire. Then comes alliteration, favor fire and world will, ये बनता है alliteration. Imagery आ रहा है, some say the world will end in fire, this is the imagery जो हम फील कर देख सकते हैं. Anaphora, some say SS आया है, ये रिपीट हुआ है फर्स्ट टू लाइन्स में, तो दैट इज द anaphora. Personification, फायर और आइस को पोइट ने पर्सोनिफाई किया है बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन. देन कम्स द राइमिंग स्कीम AB, AAB, CB, CB. सो ये इसकी राइमिंग स्कीम है, प्लीज नोट डाउन कर लें. Assonance, alliteration, imagery, anaphora, personification. With this I come to an end of this video. और मैंने अभी 2 दिन पहले ही शेयर किया है फुटप्रिंट विदाउट फीट के सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने हैं. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. उस चैप्टर में कैरेक्टर एनालिसिस डिस्कस किया है सभी कैरेक्टर्स का. वो वीडियो को अभी भी आपके पास टाइम है, ध्यान से उसको प्रिपेयर कर लें. आपका फाइनल्स में देखना कितने अच्छे मार्क्स आते हैं. जो इस टाइम पे मैं गाइडेंस दे रही हूँ, देखते जाएं, करते जाएं. लास्ट मोमेंट टिप्स, लास्ट मोमेंट आपको सारे टिप्स दिए फॉर अ विनिंग हिट. वो वीडियो जरूर देखें पेपर देने से पहले. वो वीडियो को सिर्फ आप पेपर से एक दिन पहले भी देख लें तो चलेगा, क्योंकि वो एक पूरी गाइडलाइन है आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है. तो ये वीडियोस को बहुत ज्यादा प्यार दें, देखते रहें और शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको ये लास्ट मोमेंट टिप्स मिलें. आपके फर्स्ट फ्लाइट के आपके कोई भी डाउट्स हैं तो डू लेट मी नो अबाउट देम.